आज 15 अक्टूबर है और ये तारीख भारतीय इतिहास में एक बेहद खास और कह सकते हैं प्रेरणादायक व्यक्तित्व से जुड़ी है। हाँ। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती मना रहे हैं। वो न सिर्फ भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक ऐसे विचारक भी थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को और खासकर युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया है। अच्छा। हाँ, जो दिखाता है कि शिक्षा और छात्रों के प्रति उनका कितना गहरा लगाव था। और साथ ही भारत में इसे राष्ट्रीय नवाचार दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। हाँ, वो उनके वैज्ञानिक योगदान को दिखाता है। बिल्कुल, विज्ञान और तकनीक में जो उनका अमूल्य योगदान रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो डॉक्टर कलाम के जीवन के कई अलग अलग पड़ावों को छूती है। रामेश्वरम की गलियों में वो अखबार बेचने वाले एक बच्चे से लेकर भारत के मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर उनके जीवन, उनके काम और उनकी जो विरासत है उसके कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सफर, जैसा आपने कहा है, कई मायनों में असाधारण है। ये जानकारी हमें दिखाती है कि कैसे एक दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और ज्ञान की प्यास किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मान और पद तक पहुंचा सकती है। सही बात है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी कौन सी बातें, कौन से काम उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और अनुकरणीय बनाते हैं। तो शुरुआत उनके शुरुआती जीवन से करते हैं। अवुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में। जानकारी में ये आता है कि बचपन में उन्हें अपने परिवार के आर्थिक मदद के लिए अखबार भी बेचना पड़ा था। हाँ, ये बात आती है। ये अनुभव शायद उनके जीवन में जमीनी हकीकतों और संघर्ष के प्रति एक गहरी समझ बनाने में काफी मददगार रहे होंगे। हाँ, और शायद यही संघर्ष उनकी जो वैज्ञानिक यात्रा थी उसकी नींव भी बना। जानकारी के मुताबिक उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जी, और फिर लगभग 4 दशक, सोचिए 4 दशक, भारत के 2 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े रहे। एक तो डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हाँ, डीआरडीओ। और दूसरा आईएसआरओ यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी। डीआरडीओ तो रक्षा तकनीकों पर काम करता है और इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को देखता है। तो इन्हीं संस्थानों में काम करते हुए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की पहचान मिली। हाँ, ये मिसाइल मैन का खिताब, ये उन्हें क्यों मिला? जानकारी उनके किन खास योगदानों पर जोर देती है? देखिए, स्रोत काफी स्पष्ट बताते हैं कि भारत का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आईजीएमडीपी जिसे कहते हैं। अच्छा, आईजीएमडीपी। हाँ, उसके पीछे डॉक्टर कलाम की सोच और उनका नेतृत्व, उसका बड़ा हाथ था। और इसी कार्यक्रम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी, आप कह सकते हैं, सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित हुईं। अग्नि और पृथ्वी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अग्नि जो मध्यम से अंतर्महाद्वीपीय दूरी तक मार कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी श्रृंखला है। और पृथ्वी जो कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इन मिसाइलों ने भारत की जो रक्षक क्षमताएं थीं उनको आत्मनिर्भरता दी, मजबूती दी। और डॉक्टर कलाम न सिर्फ इनकी परिकल्पना में शामिल थे, बल्कि इनके विकास और परीक्षण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको भी उन्होंने दिशा दी। और उनका योगदान सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं था। जैसा आपने आईएसआरओ का जिक्र किया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी उनकी अहम भूमिका रही। बिल्कुल सही। स्रोत बताते हैं कि भारत का जो पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, SLV-3, हाँ, SLV-3, उसके विकास में उनकी भूमिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर केंद्रीय थी। ये 70 और 80 के दशक की बात। अच्छा। और SLV-3 की सफलता सिर्फ एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण नहीं था, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने ये साबित किया कि भारत के पास अपने उपग्रहों को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात। ये एक क्षमता हासिल करना किसी भी देश के लिए सामरिक और वैज्ञानिक स्वायत्तता की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी प्रोजेक्ट की सफलता ने आगे चलकर PSLV और GSLV जैसे और भी उन्नत लॉन्च व्हीकल्स की नींव रखी, जिन पर आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम गर्व करता है। यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में उनका काम बिल्कुल बुनियादी और दिशा निर्धारक रहा। स्रोत उनके और किन वैज्ञानिक या तकनीकी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हैं? एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 1988 का पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। हाँ, पोखरण। उस समय डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और DRDO के सचिव भी थे।
तो स्रोत बताते हैं कि इन परीक्षणों की योजना बनाने और उन्हें अमल में लाने में उनकी तकनीकी और संगठनात्मक भूमिका बेहद अहम थी। इन परीक्षणों ने भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे देश की जो वैश्विक सामरिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव आया। और इसके अलावा 1992 से 1999 तक वे रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। अच्छा, वो भी थे? हाँ, इस पद पर रहते हुए उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों से सीधे जोड़ने का काम किया। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन प्रयोगशालाओं और तकनीकी परियोजनाओं में लगाया, वो आगे चलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 2007 तक इस पद पर रहे। जानकारी में उन्हें जनता का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। इस खिताब के पीछे क्या वजह बताई गई है? मतलब क्यों कहते थे लोग ऐसा? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये उपाधि उन्हें किसी सरकारी आदेश से नहीं मिली थी। ये आम लोगों के स्नेह और सम्मान से मिली। अच्छा। और इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो उनकी असाधारण सादगी और विनम्रता। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बेहद सहज और सरल बने रहे। दूसरा, उनकी पहुंच आम लोगों तक थी, खासकर बच्चों और युवाओं तक। वो अक्सर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जाते थे। हाँ, ये मैंने भी सुना है। छात्रों से सीधे बात करते थे, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने और भारत के भविष्य में योगदान देने के लिए प्रेरित करते थे। राष्ट्रपति तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने राष्ट्रपति दीवारें होती है उन्हें तोड़कर उसे आम जनता के ज्यादा करीब ला दिया था। क्या जानकारी में उनकी इस शैली के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं? हाँ, कई किस्से तो प्रचलित हैं। हालांकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीमित हैं, पर जो बात उभर कर आती है वो ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखते हुए भी उसे मानवीय और सुलभ बनाया। सुलभ। वो ईमेल के जरिए भी लोगों से जुड़े रहते थे, उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते थे। उनका जोर हमेशा ज्ञान बांटने पर, जिज्ञासा जगाने पर और एक सकारात्मक सोच फैलाने पर रहता था। हाँ। वो भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे और इस सपने को उन्होंने देश के युवाओं के साथ साझा किया। तो उनकी यही सहजता, ज्ञान के प्रति निष्ठा और भविष्य को लेकर जो आशावादी दृष्टिकोण था, उसी ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बनाया। और एक ज्ञान बांटने का सिलसिला तो उनके जीवन के बिल्कुल आखिरी पल तक जारी रहा। जानकारी बताती है कि 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में IIM में लेक्चर देते समय ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनका निधन हो गया। जी हाँ। एक कर्मयोगी की तरह, मतलब काम करते हुए ही वो विदा हुए। बिल्कुल, ये उनके जीवन जीने के तरीके का ही प्रतीक था, निरंतर कर्म और ज्ञान का प्रसार। और उनके इस असाधारण योगदान को देश ने समय समय पर सम्मानित भी किया। जानकारी के अनुसार उन्हें 1981 में पद्म भूषण मिला जी, 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे नवाजा गया। भारत रत्न भी? हाँ, तो ये सम्मान उनके वैज्ञानिक योगदान और राष्ट्र सेवा को दर्शाते हैं। विज्ञान और राष्ट्रपति पद के अलावा उन्होंने लेखन के जरिए भी अपनी सोच और अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाया। स्रोत उनकी कुछ प्रमुख किताबों का जिक्र करते हैं। क्या आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। स्रोत बताते हैं कि उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुई थी, बेहद लोकप्रिय हुई। इस किताब में उन्होंने अपने शुरुआती जीवन के संघर्ष, वैज्ञानिक बनने की यात्रा और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े जो अनुभव थे, उनको बड़ी ही सहज और ईमानदारी से बयां किया है। ये किताब तो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और इंडिया 2020 ये किताब भी काफी चर्चित रही थी। इसका क्या विषय था? हाँ, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसमें उन्होंने भारत को साल 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक पूरा खाका पेश किया था। अच्छा, एक विजन। हाँ, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उन्होंने इसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, इन जैसे क्षेत्रों में ठोस लक्ष्यों और रणनीतियों का भी जिक्र किया था। तो ये किताब उनकी दूरदर्शिता और भारत की क्षमता में उनके गहरे विश्वास को दर्शाती है। एक और किताब का जिक्र है, इग्नाइटेड माइंड्स यानी प्रज्वलित मन। इसका क्या खास महत्व है? इग्नाइटेड माइंड्स ये खास तौर पर भारत की युवाओं को संबोधित है। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसका उद्देश्य था युवा मन में ज्ञान, रचनात्मकता और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चिंगारी जलाना। इसमें उन्होंने कई प्रेरक प्रसंगों और अपने अनुभवों के जरिए युवाओं को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया।
और इन किताबों के अलावा भी उन्होंने कई और पुस्तकें लिखी जो उनके विचारों, उनके सपनों और भारत के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी बातों में, उनके भाषणों में अक्सर एक गहरी दार्शनिक सोच भी झलकती थी। जी। जानकारी में उनके एक प्रसिद्ध कथन का भी उल्लेख है, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। हाँ, ये बहुत मशहूर है। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं। बिल्कुल, ये कथन महज एक कहावत नहीं है, बल्कि डॉक्टर कलाम के अपने जीवन दर्शन का कह सकते हैं निचोड़ है। जी स्रोत बताते हैं कि वे निरंतर कर्म में विश्वास रखते थे। जी। ये वाक्य यही कहता है कि असली सपना या लक्ष्य वो नहीं है जो आप बस निष्क्रिय अवस्था में देखें, बल्कि वो उद्देश्य या जुनून है जो आपको जगाए रखता है, आपको बेचैन रखता है, आपको उसे हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करने पर मजबूर करता है। ये उस अंदरूनी प्रेरणा की बात करता है जो आराम और निष्क्रियता को छोड़कर कर्म पथ पर चलने को प्रेरित करती है। और डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन एक वैज्ञानिक के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में और एक शिक्षक के रूप में इसी सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण था। उनका जीवन ही उनका संदेश था एक तरह से। तो इस पूरी जानकारी को अगर हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन विज्ञान, राष्ट्र सेवा, सादगी और प्रेरणा का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। रामेश्वरम के एक छोटे से घर से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना और फिर करोड़ों दिलों में बस जाना, ये यात्रा अपने आप में एक मिसाल है। वो सही मायनों में मिसाइल मैन भी थे और जनता के राष्ट्रपति भी। हाँ, और उनकी विरासत सिर्फ मिसाइलों, रॉकेटों या किताबों तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत शायद उस सोच में है जो उन्होंने जगाई। बड़े सपने देखने की हिम्मत, ज्ञान हासिल करने की ललक और देश के विकास में अपना योगदान देने का जज्बा। दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अंत में एक विचारणीय प्रश्न यही उठता है, डॉक्टर कलाम ने इंडिया 2020 में एक विकसित भारत का सपना देखा था। आज हम 2020 के काफी आगे आ चुके हैं। जी। स्रोत हमें उनकी दूरदर्शिता और उनके प्रयासों की याद दिलाते हैं। तो आज की जो पीढ़ी है, खासकर विद्यार्थी और युवा इनोवेटर्स, वो शिक्षा और नवाचार के उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके, जिन्हें डॉक्टर कलाम इतना महत्व देते थे, उनके उस विकसित भारत के सपने को हकीकत बनाने की दिशा में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। ये सवाल शायद डॉक्टर कलाम की जयंती पर हमें सोचने के लिए